गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मनोविज्ञान की आज CWSE जो विशिष्ट आवश्यकता वाली बालक है, इसकी चौथी क्लास है, महत्वपूर्ण क्लास है। और आज के बाद आपको CWSE जो है नहीं पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आज इसे कंक्लूड कर देंगे। मोस्टली आप देखते होंगे कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक से आपको हमेशा प्रश्न मिलते हैं, वो इसीलिए मिलते हैं क्योंकि थोड़ा सा लेंदी है। लेंदी के साथ साथ थोड़ा रुचि इसमें कम है, तो आपको रुचि बनानी पड़ेगी। चीज़ों को समझने के लिए आपको अपने रूप कुछ न कुछ पढ़ना पड़ेगा। और तमाम किताबें पढ़ने से अच्छा है कि एक अच्छा सा जो कोई टॉपिक जो पढ़ाने वाला हो, उसको आप आराम से जो है उसका अनुसरण करें और उसी के अनुरूप सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। बहुत कठिनाई वाली चीज़ नहीं है, बहुत आसान चीज़ है। सिर्फ समझने के लिए आपको थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा। हालांकि कल हमने आपको बताया था किस तरीके से हमने आपका वर्गीकरण, जब विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों का वर्गीकरण करना शुरू किया था, तो सबसे पहले हमने आपको बौद्धिक दृष्टिकोण से बताया। बौद्धिक दृष्टिकोण में बताया कि IQ के हिसाब से देखते हैं। फिर हमने कहा शैक्षिक दृष्टिकोण से, तो शैक्षिक दृष्टिकोण से हमने बताया तीव्र बुद्धि वाले बालक और पिछड़े बालक। पिछड़े बालक में जो सबसे महत्वपूर्ण है कि पिछड़े बालकों का, यदि हम देखते हैं कि पिछड़े बालकों का वर्गीकरण कैसे किया जाए, तो उसके वर्गीकरण में हमने आपको बताया पिछड़े बालकों को आप कैसे जानेंगे कि ये बालक पिछड़ा है। तो उसको जानने के लिए हम क्या कर सकते हैं? उसको जानने के लिए सबसे पहले एक सूत्र है शैक्षिक लब्धि। कौन सा सूत्र है? शैक्षिक लब्धि। हमने कुछ दिन डिस्कस किया था आपको नेक्स्ट वीडियो, इसके पहले वाले वीडियो में, कि शैक्षिक लब्धि क्या है। तो शैक्षिक लब्धि हमने बताया कि इस सूत्र को बताने का श्रेय जाता है किसको? सिरिल बर्ट को। किसको जाता है? सिरिल बर्ट को। सिरिल बर्ट ने शैक्षिक लब्धि का फार्मूला बताया, जिस फार्मूले से आसानी से हम जान सकते हैं कि पिछड़ा बालक किसे कहते हैं। और ये शैक्षिक लब्धि होती क्या है? शैक्षिक लब्धि में सबसे पहले होता है आपका शैक्षिक आय। शैक्षिक आय बटा वास्तविक आय गुणे 100 या गुणे 100। ये शैक्षिक आयु, जैसे वहां पर आप पढ़ते थे मानसिक आयु, तो मानसिक आयु निकाली जाती थी। मानसिक आयु किस प्रकार निकाली जाती थी? आप सबको जानकारी होगी कि हर कक्षा के लिए एक प्रश्नावली तैयार की गई थी। और ये बुद्धि लब्धि जो है बुद्धि परीक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है, तो हर कक्षा के लिए अलग प्रश्नावली होती है और बालकों को उस कक्षा की पर्टिकुलर प्रश्नावली पूछी जाती है। यदि बालक, मान लीजिए बालक की उम्र 6 वर्ष है और बालक जो है कक्षा 7 की समस्त प्रश्नावली को हल कर लेता है, तो 7 वर्ष उसकी मानसिक आयु हो जाएगी, वास्तविक आयु 6 वर्ष हो जाएगी, तो 7/6 गुणे 100 कर दिया जाएगा। इस प्रकार से उसकी बुद्धि लब्धि निकल जाती है। यहाँ पर जो सिरिल बर्ट ने दिया कि पिछड़े बालकों का वर्गीकरण करने के लिए, पिछले बालकों के बारे में जानने के लिए कि बालक सामान्य है कि पिछड़ा, तो वहां पर देखेंगे जो सूत्र आया वो है आपका शैक्षिक लब्धि। शैक्षिक लब्धि बराबर क्या है? शैक्षिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100। ये शैक्षिक आयु वो होती है जिस क्लास में बालक अध्ययन कर रहा होता है ना। जैसे कक्षा 10 में पढ़ रहा है तो उसकी शैक्षिक आयु जो है 10 वर्ष हो जाएगी, और फिर उसकी जो वास्तविक आयु होगी वो इसके नीचे रहेगी, और उसको मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे तो उसकी जो है शैक्षिक लब्धि आसानी से प्राप्त हो जाएगी। तो इस तरीके से इस शैक्षिक लब्धांक के आधार पर हम बता सकते हैं कि बालक पिछड़े वर्ग का है या नहीं है। और बालक पिछड़े वर्ग का है, इसको जानने के लिए क्या कर सकते हैं? बालक की कक्षा में स्थिति क्या है, अवलोकन के द्वारा भी हम जान सकते हैं। बालक का कक्षा में प्रदर्शन कैसा है, इसके साथ ही हम पिछड़े बालक के विषय में सारी जानकारी एकत्र कर सकते हैं। या ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि पिछड़े बालकों का कारण क्या है, मतलब ऐसा क्या कारण होता है कि बालक शैक्षिक रूप से पीछे हो जाते हैं। तो पहली चीज तो बालक यदि लेट एडमिशन लिया है या कक्षा में लेट पहुंचा है तब वो पीछे हो सकता है। या बड़ा परिवार है और परिवार में जो है कलह हमेशा रहती है, तब ऐसी स्थिति में बालक पिछड़े बालक हो सकते हैं। या बालक कुपोषण का शिकार हो गया है, तब बालक पिछड़ा बालक हो सकता है। चूंकि जानते ही हैं कि पिछड़े बालकों में क्या होता है, शारीरिक जो गामक क्षमता होती है वो शिथिल पड़ जाती है, कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो शैक्षिक रूप से अपना उतना प्रदर्शन अच्छा नहीं कर पाते जितना कि सामान्य बालक करते हैं। तो प्रश्न जब पूछेगा तो आप सब जानिएगा कि शैक्षिक लब्धि बराबर होता है शैक्षिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100। ये बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों, इसको आपको जानने की आवश्यकता है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। और इस सूत्र को दिया किसने? सिरिल बर्ट ने दिया। और इसी तरीके से जो IQ का फार्मूला है उसको किसने दिया? उसको दिया स्टर्न ने। आगे किसने बढ़ाया? टर्मन ने बढ़ाया। तो इस तरीके से जो प्रश्न आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाले हैं उनको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे तो थोड़ा आसानी आपके लिए हो जाएगी। अब मित्रों जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है शारीरिक विशिष्टता।
शारीरिक रूप से जो विशिष्ट बालक होते हैं उनके वर्गीकरण की हम जब बात करते हैं तो शारीरिक विशिष्टता के हिसाब से बालक कितने प्रकार का होता है? मुख्य 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। अब ये 4 कौन कौन से प्रकार है? तो सबसे पहला जो है प्रकार है आपका वाक दोष युक्त बालक। कैसे बालक? वाक दोष युक्त बालक। ऐसे बालक जिनमें वाणी में अकुशलता होती है या जो बोलने में असहजता प्रदर्शित करते हैं उनको वाक दोष युक्त बालक कहते हैं। जैसे नाक के बल बोलना, है ना, नाक के सहारे बोलना, ठीक है ना, कर्कश ध्वनि में जो है आवाज करना, कर्कश ध्वनि में आवाज करना, अस्पष्ट शब्दों का उच्चारण करना, अस्पष्ट शब्दों का उच्चारण भी वाक दोष के अंतर्गत आता है। और बेटा तुतलाना, हकलाना, ये सारी चीजें किसमें आती है? वाक दोष युक्त में आती है। तो सबसे पहला इसमें आप जान लीजिए कि जो महत्वपूर्ण चीजें हम उसी को लिखते हैं, बाकी जो चीज हम बोलते हैं उसको भी आप अपनी एक नोटबुक में नोट कर सकते हैं आसानी के साथ। थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा धैर्य पूर्वक आपको वीडियो से संबंध रखना पड़ेगा। तो यह वाक दोष युक्त बालक की यदि हम पहचान करते हैं तो हकलाना, तुतलाना, हकलाना, तुतलाना, कर्कश ध्वनि, ठीक है ना, अस्पष्ट उच्चारण, ये इत्यादि चीजें क्या होती हैं? वाक दोष के अंतर्गत आती हैं। एक प्रश्न यहां से पूछा जाता है, एक परिभाषा है जॉनसन महोदय की। जॉनसन महोदय ने एक परिभाषा दी और कहा कि हकलाना चिंता प्रेरित व्यवहार का भी लक्षण हो सकता है। चिंता प्रेरित व्यवहार का लक्षण हो सकता है। अर्थात कभी कभी ये जो हकलाहट होती है ये चिंता के कारण प्रदर्शित हो सकती है। जैसे आपने सपोज करिए घर में अपने पिताजी की जेब से पैसे चुराए हैं, पिताजी ये जानते नहीं है लेकिन आपसे सहसा पूछ पड़ते हैं क्यों तुमने पैसा लिया है क्या? तो आप क्या करते हैं, वहां पर जो है आपकी गलती होती है तो आपको चिंता लगती है पकड़े जाने की, तो आप क्या करते हैं? हकलाना प्रारंभ करते हैं। इसी तमाम चीजों को लेकर के जॉनसन महोदय ने एक परिभाषा दी कि हकलाना क्या होता है? चिंता प्रेरित व्यवहार का लक्षण होता है। यहां से थोड़ा सा वाक दोष युक्त बालक जो है आप देखेंगे कि हकलाना, तुतलाना, कर्कश ध्वनि और अस्पष्ट उच्चारण किसके अंतर्गत आता है? वाक दोष युक्त बालक के अंतर्गत आता है। यहां से थोड़ा सा और चीज देख लेते हैं कि एक मनोवैज्ञानिक है कार्टिस। कौन मनोवैज्ञानिक है? कार्टिस नामक एक मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने ये बताया कि क्लेफ्ट प्लेट नामक एक चीज पाई जाती है। कहां पर? आपके श्वसन नली और आपके जो ग्रसन नली के बीच में एक क्लेफ्ट प्लेट जो है पाई जाती है। यदि इस प्लेट में छिद्र होता है तो आपकी नाक से और आपके मुंह से निर्वाध रूप से क्या होती है? हवा का प्रवाह बना रहता है। निर्वाध रूप से हवा का प्रवाह बना रहता है। ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं? अपनी नाक से बोलने का प्रयास करते हैं। तो ये जो नाक से जो बोलते हैं उसको किसमें लेते हैं? वाक दोष युक्त बालक की श्रेणी में रखते हैं। और एक चीज आप जान लीजिए कि इसी बीमारी को हेरलिप कहा जाता है। इसी बीमारी को हेरलिप कहा जाता है। यदि मित्रों यहां से प्रश्न पूछा जाए कि वाक दोष युक्त बालकों की बीमारी का क्या नाम होता है तो आप आसानी से कह सकते हैं हेरलिप नामक बीमारी के कारण बालक क्या करते हैं? अपनी नाक से बोलते हैं। और इसको बताने का श्रेय किसको जाता है? इसको बताने का श्रेय जाता है आपके कार्टिस नामक मनोवैज्ञानिक को। किसको जाता है? कार्टिस नामक मनोवैज्ञानिक को। कार्टिस नामक मनोवैज्ञानिक ने हेरलिप नामक बीमारी के बारे में हम लोगों को अवगत कराया। नेक्स्ट है आपका दृष्टि दोष युक्त बालक। दृष्टि दोष युक्त बालक। अब आप सब जानते हैं कि ऐसे बालक जिनको आंख से कम दिखाई पड़े या आंख से बिल्कुल ना दिखाई पड़े, ऐसे बालकों को दृष्टि बाधित बालक बोला जाता है।
ठीक है ना। अब दृष्टिबाधिता के लिए हम थोड़ा सा इसका वर्गीकरण कर दें तो एक होता है आपका शैक्षिक रूप से अंधे बालक, शैक्षिक रूप से अंधे बालक। अब शैक्षिक रूप से अंधे बालक कैसे बालक होते हैं? ऐसे बालक जिनकी दृष्टि एक्यूटी 20/200 या इससे अधिक हो, ठीक है ना, 20/200 या इससे अधिक हो, ठीक है ना। ऐसे बालक जिनकी दृष्टि एक्यूटी 20/200 या इससे अधिक हो उनको क्या कहा जाता है? शैक्षिक रूप से अंधे बालक कहा जाता है। और मित्रों, जब ये शैक्षिक रूप से अंधा बालक है तो इसको शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ना बहुत मुश्किल कार्य है। हमने आपको बताया था कि दिव्यांगता की श्रेणी में यदि दिव्यांगता का प्रतिशत 40% से ऊपर है ना, तो यहाँ पर दृष्टि के परिप्रेक्ष्य यदि देखा जाए तो उसकी दिव्यांगता 100% हो गई। तो ऐसे बालकों को शिक्षा की प्रमुख धारा में जोड़ना थोड़ा कठिन होता है, तो इनके लिए ब्रेल लिपि का प्रबंधन किया जाता है। ये ब्रेल लिपि के माध्यम से अध्ययन करते हैं। ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया? तो आप सब जानते हैं किसने किया? लुई ब्रेल ने किया। लुई ब्रेल कहाँ के निवासी थे? फ्रांस के निवासी थे। फ्रांस में कहाँ के निवासी थे? कोब्रे के निवासी थे। इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 4 जनवरी 1809 ईस्वी को। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि लुई ब्रेल का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुई ब्रेल का जन्म हुआ था फ्रांस के कोब्रे नामक शहर में। कब हुआ था? 4 जनवरी 1809 को हुआ था। और इन्होंने ब्रेल लिपि का क्या किया था? आविष्कार किया था। ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था। और ब्रेल लिपि में आविष्कार करने के साथ साथ ब्रेल लिपि की क्लिष्टता को कम किया था। शुरुआत में ब्रेल लिपि में 10 पॉइंट होते थे। कितने होते थे? 10 बिंदु होते थे। लेकिन महामहिम लुई ब्रेल ने इन बिंदुओं की संख्या को कम करते हुए इसमें 6 बिंदु वाली अध्ययन सीरीज स्टार्ट की, जिसकी वजह से ब्रेल लिपि का प्रयोग और आसान हो गया। तो कहने का मतलब है यदि बालक जिसकी दृष्टि एक्यूटी 20/200 या 20/200 अधिक है, उस बालक को शैक्षिक रूप से अंधे बालक की श्रेणी में रखा जाता है। और ऐसे बालक क्या होते हैं? शिक्षा से थोड़ा सा इनको शिक्षा देना मुश्किल होता है, तो इनको शिक्षा के लिए ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाता है। ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया? लुई ब्रेल ने किया। इनका जन्म कहाँ हुआ था? लुई ब्रेल का इनका जन्म हुआ था फ्रांस के कोब्रे नामक स्थान पर। कब हुआ था? 4 जनवरी 1809 को हुआ था। और ब्रेल लिपि में 6 बिंदु की अवधारणा को प्रदर्शित करने का श्रेय इनको जाता था। पहले ब्रेल लिपि में 10 बिंदु होते थे, लेकिन वो अधिगम की परिस्थिति में थोड़ा सा कठिन कार्य हुआ करता था। इसमें और एक बात जो है कि शैक्षिक रूप से कम जो आपको दिखता है, जैसे कुछ बालक होते हैं जो अंधे नहीं होते लेकिन उन्हें कम दिखाई पड़ता है, तो कम दिखाई पड़ने वाले बालक को कैसे कैटेगराइज करेंगे? तो ऐसे बालक जिनकी दृष्टि एक्यूटी 20/200 से 20/70 से 20/200 के बीच होती है, ये क्या होते हैं? शैक्षिक रूप से दृष्टिबाधित बालक कहलाते हैं। क्या होते हैं? दृष्टिबाधित बालक कहलाते हैं। और इनको जो है आई लेंस या चश्मे की आवश्यकता होती है, जिसके प्रयोग से ये सामान्य बालकों के साथ शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। सामान्य बालकों के साथ क्या कर सकते हैं? शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य है मित्रों, यहाँ पर जो शैक्षिक रूप से अंधे बालक है उनकी दृष्टि एक्यूटी 20/200 से अधिक है। और जो कम जो जिन्हें दृष्टिबाधित बालक की श्रेणी में रखते हैं उनकी दृष्टिबाधिता कितनी है? 20/70 से 20/200। और यदि 20/70 के इधर वाले जो बालक होंगे यानी 20/60, 20/50, ये क्या होंगे? सामान्य रूप से आंखों से स्वस्थ होंगे या सामान्य बालक कहलाएंगे। तो कहने का तात्पर्य आपने देखा कि दृष्टि दोष बाधिता को किस तरीके से हमने वर्गीकृत किया। फिर इसी के साथ जो हमारा नेक्स्ट है वो है श्रवण दोष बालक, श्रवण दोष युक्त बालक। अब ये श्रवण दोष युक्त बालक की यदि बात करते हैं तो इसको भी हम वर्गीकृत कर सकते हैं किंचित श्रवण क्षय बालक, किंचित श्रवण क्षय, फिर मंद श्रवण क्षय, फिर
गहन श्रवण क्षय, गहन श्रवण क्षय, और लास्ट इसका होगा बधिर बालक। ठीक है ना, बधिर बालक जिसे आप बोलते हैं डीफ। ठीक है ना, जिसे आप क्या बोलते हैं, डीफ बोलते हैं। अब जो किंचित श्रवण क्षय बालक होते हैं मित्रों, किंचित श्रवण क्षय बालक जो होते हैं, ऐसे बालक जिनमें 30 से लेकर के 51 डेसिबल तक का श्रवण ह्रास पाया जाता है। आप सब जानते हैं कि जो ध्वनि का मापन होता है उसे हम डेसिबल इकाई में करते हैं। ठीक है ना, ध्वनि की तीव्रता को मापने का जो मापन की जो इकाई है उसे डेसिबल कहते हैं, है ना। तो यदि हम यहाँ बात करते हैं तो सामान्य बातचीत का जो स्तर होता है मित्रों, सबसे सामान्य जो चीज है इसमें, सामान्य बातचीत का स्तर 65 होता है। यानी हम लोग जो आपस में वार्ता करते हैं, यदि उसकी तीव्रता का मापन किया जाए तो वो 65 डेसिबल होता है। कितना होता है, 65 डेसिबल होता है। और यदि इस ध्वनि पर हम बात कर रहे हैं और किसी को सुनाई नहीं पड़ रहा है, यानी ऐसा बालक क्या होगा, श्रवण बाधित बालक कहलाएगा। और उसको जानने के लिए जब इसका वर्गीकरण करते हैं तो वर्गीकरण में हम देखते हैं कि किंचित श्रवण क्षय युक्त बालक जिसकी श्रवण क्षय युक्तता कितनी है, 30 से 51 है। यानी ये इतने dB तक का इसमें ह्रास पाया जाता है। यदि 65 में इतना जोड़ दिया जाए, इतनी तीव्रता की ध्वनि इसके सामने प्रदर्शित की जाए, तब जाकर के ये सामान्य रूप से उस बात को सुन पाएगा। फिर है आपका मंद श्रवण क्षय युक्त बालक। अब जो मंद श्रवण क्षय युक्त बालक होता है उसमें आपका 55 से लेकर के 59 डेसिबल तक का, 55 से लेकर के 59 डेसिबल तक का श्रवण क्षय पाया जाता है। कितना, 55 से लेकर के 59 डेसिबल तक का श्रवण क्षय पाया जाता है। ठीक इसी प्रकार से आपका गहन श्रवण क्षय बालक होता है जिसमें 70 से लेकर के 89 डेसिबल, कितना, 70 से लेकर के 89 dB तक का श्रवण क्षय पाया जाता है। 89 dB तक का श्रवण क्षय पाया जाता है। और ये जो बधिर बालक होता है, बधिर बालक जो है बिल्कुल भी सुन नहीं पाता, यानी ये शैक्षिक रूप से बधिर होता है। इसे चाहे कितनी भी तीव्रता की ध्वनि इसके सामने प्रदर्शित की जाए, ये बिल्कुल भी सुन नहीं पाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज और देखेंगे कि ध्वनि का जो परास होता है, 1 से लेकर के 130 तक होता है मनुष्यों के लिए। यदि 130 dB से ऊपर की ध्वनि आपके सामने प्रदर्शित की जाएगी तो दर्द की संवेदना प्रकट होगी, आपके कानों में दर्द हो सकता है। या ऐसी जो है 130 डेसिबल से ज्यादा ध्वनि के संपर्क में ज्यादा देर यदि आप रहेंगे तो आपके कानों में समस्या हो सकती है। आप भी किंचित श्रवण क्षय बालक के रूप में प्रदर्शित होने लगेंगे। जैसे जेट वायुयान के संपर्क में काम करने वाले जो कर्मचारी होते हैं, कुछ दिन के बाद उनको सामान्य बातचीत के स्तर में प्रतिभाग करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक्सपोजर ऑफ हाई डेसिबल नॉइज क्या हो जाता है, उनके कानों में थोड़ा सा दिक्कत या समस्या उत्पन्न होने लगती है। इसीलिए ज्यादा ध्वनि जहां पर परास हो, ध्वनि का परास हो, जैसे डीजे वगैरह जो होते हैं, इनके संपर्क से बचना चाहिए, इनके उपयोग से बचना चाहिए। नेक्स्ट है आपका शारीरिक दोष वाले वाला शारीरिक दोष वाले वाला। अब जब हम बात करते हैं शारीरिक दोष की, तो आप सब जानते हैं कि शारीरिक दोष का मतलब होता है कि फिजिकल डिसएबिलिटीज, यानी ऐसे बालक जिनके किसी एक अस्थि या एक से अधिक अस्थि में विकार आ गया, उन्हें क्या कहते हैं, शारीरिक दोष युक्त बालक कहते हैं। फिर से एक बार देख लीजिए, ऐसे बालक जिनके किसी एक हड्डी या एक से अधिक हड्डी में दोष आ गया है, इनको शारीरिक क्षय युक्त बालक की श्रेणी में रखा जाता है। ऐसे बालक कैसे होते, जैसे मान लीजिए कोई पोलियो से ग्रसित बालक है, तो
पोलियो से ग्रसित बालक के देखिए आप अस्थि में विकार आ जाता है तो उसको भी शारीरिक दोष युक्त बालक के अंतर्गत रखेंगे। इसी प्रकार किसी दुर्घटना में यदि बालक या कोई व्यक्ति अपने हाथ पांव खो देता है तो इनको भी शारीरिक दोष के अंतर्गत रखेंगे, क्योंकि हड्डियों की भंगुरता या हड्डी टूट जाने के बाद जब जोड़ने में दिक्कत होती है तो ये शारीरिक रूप से सामान्य बालकों से भिन्न हो जाते हैं, तो इनको भी हम विशिष्ट बालकों के अंतर्गत या शारीरिक विशिष्ट बालकों के अंतर्गत काउंट करते हैं, जिसमें हथकटा हो गया, लूला लंगड़ा, ठीक है ना, और आपका पांव फिरा हो गया, एक धनुष बाण जो है जिसे आप जो है अष्टावक्र बोलते हैं ना, धनुष बाण रोग होता है वो हो जाता है तो बालक क्या होता है एकदम पूरी तरीके से उसकी हड्डियां मुड़ करके पीछे हो जाती है, तो ये भी क्या होते हैं शारीरिक जो है विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आते हैं। तो आपने देखा कि प्रमुख आपके 4 प्रकार हुए, वाग दोष, दृष्टि दोष, श्रवण दोष एवं शारीरिक दोष। इसी में मित्रों आपका जो है विशिष्टता में आपका HIV पीड़ित बालक भी आता है, ठीक है ना, ऐसे बालक जो HIV पीड़ित हो, ठीक है ना, जिसे आप एड्स के नाम से जानते हैं, या एड्स पीड़ित माता पिता की संतान हो, ठीक है ना, या जिनके माता पिता को एड्स हो लेकिन इनको एड्स ना हो तब भी ये विशिष्ट बालकों के अंतर्गत आएगा और इनको भी सामान्य बालकों के अंतर्गत ही सम्मिलित करके शिक्षा की जो है अवधारणा को आगे बढ़ाया जाएगा, ताकि इनका शारीरिक विकास हर तरीके से सामान्य बालकों की भांति हो सके। मित्रों इसमें आपका जो चौथा वर्गीकरण हमने बताया था संवेगात्मक दृष्टिकोण, ठीक है ना, इसमें एक वर्गीकरण हमने आपको बताया था कि संवेगात्मक दृष्टिकोण से इसका वर्गीकरण कैसे करें, ठीक है ना। तो संवेगात्मक दृष्टिकोण का मतलब होता है चूंकि बालक क्या होता है या मनुष्य क्या होता है संवेगों पे ही अधीन होता है। संवेग क्या होते हैं, संवेग के बारे में यदि आप थोड़ा सा देखेंगे तो संवेग के विषय में आपको मैकडूगल ने बताया कि मानव में 14 मूल प्रवृत्तियां पाई जाती हैं, 14 उनके संवेग होते हैं। यदि इन संवेगों में ज्यादा अप डाउन होगा तो इससे भी बालक का विकास प्रभावित होगा। तो संवेगात्मक दृष्टिकोण से सामाजिक रूप से अस्थिर बालक, सामाजिक रूप से अस्थिर बालक, और इसके अंतर्गत दूसरा आपका आता है मानसिक अस्थिर, मानसिक अस्थिर बालक, सामाजिक रूप से अस्थिर, मानसिक रूप से अस्थिर या सामाजिक कुसमायोजित, सामाजिक कुसमायोजित बालक। अब इसमें देखेंगे सामाजिक रूप से अस्थिर के अंतर्गत क्या होगा, ऐसे बालक जिनके वातावरण में हमेशा लड़ाई झगड़ा इत्यादि मचा रहता है, ऐसे बालक जो होते हैं वो सामाजिक रूप से अस्थिर हो जाते हैं। ये चोरी करने लगते हैं, ठीक है ना, इनकी आदत में चोरी करना, लड़ाई झगड़ा, नशा, और इनका व्यवहार सामान्य बालकों से बहुत भिन्न होता है। ये झगड़ालू प्रवृत्ति के हो जाते हैं, चोरी करने लगते हैं, नशा करने लगते हैं, और परिवार में हमेशा कलह का कारण बनते हैं, परिवार में हमेशा कलह का कारण बनते हैं। तो ये जो बालक होते हैं ज्यादा दिन तक ऐसी परिस्थिति में रहते हैं तो सामाजिक रूप से अस्थिर हो जाते हैं। और इसी तरीके से सामाजिक कुसमायोजित बालक, ऐसे बालक जिनको समाज से थोड़ा सा बहिष्कृत कर दिया गया है या समाज से उनका हुक्का पानी बंद कर दिया गया है, तो ये बालक सामाजिक रूप से कुसमायोजित हो जाते हैं। इनमें होता है जैसे आपका किसी संक्रामक रोग से ग्रसित परिवार है, संक्रामक रोग से ग्रसित परिवार है तो पंचायत के जो है तमाम नियम कानून के तहत इसको परिवार से या इसको गांव से ही बहिष्कृत कर दिया जाता है। तो ऐसे परिवार में पलने वाले जो बच्चे होते हैं वो सामाजिक रूप से कुसमायोजित हो जाते हैं, जिससे इनके शारीरिक विकास पर, इनके बौद्धिक विकास पर, इनके चारित्रिक विकास पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और ये सामान्य बालकों की भांति बर्ताव नहीं कर पाते हैं। तो मित्रों आपने देखा कि किस तरीके से CWSN यानी विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों के विषय में हमने आपको 4 लेक्चर के माध्यम से सारा इसका एक एक महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपके समक्ष रखा और जो है एक एक चीज बताने का प्रयास किया। और यहाँ से हमेशा प्रश्न आता है तो आपको थोड़ा धैर्य पूर्वक इसे समझने की, पढ़ने की आवश्यकता है, जिसके द्वारा आप आसानी से
किसी भी परीक्षा में 2-4 नंबर का साइको का जो टर्म्स होता है उसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज देखते हैं कि आज जो है आपने देखा कि किस तरीके से हर तरीके की दिव्यांगता को हमने बताया। अच्छा, यहाँ से जो प्रश्न पूछे जाएंगे बहुत सामान्य प्रश्न होते हैं। एक चीज और पूछी जा सकती है कि इन बालकों को पहचानेंगे कैसे, ठीक है ना। तो इन बालकों को पहचानने का सबसे तरीका, जैसे बुद्धि लब्धि के हिसाब से, यदि मान लीजिए बौद्धिक दृष्टिकोण से जो है मंद बुद्धि है तो IQ के फार्मूले से उसका IQ निकाल कर सकते हैं। पिछड़े बालक को जानना है तो सिरिल बर्ट का शैक्षिक लब्धि का फार्मूला यूज कर लेंगे। श्रवण बाधित और दृष्टिबाधित बालकों को अवलोकन के द्वारा पहचान लेंगे, ठीक है ना। अस्थिबाधित आपको वैसे ही दिखाई पड़ जाएगा। तो ये तमाम चीजें हैं जो आप आसानी से ट्रेस कर सकते हैं। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और धैर्यपूर्वक पढ़िए। लॉकडाउन की परिस्थिति में आप ऑनलाइन जितना से जितना लाभ ले सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से ले सकते हैं। यहाँ पर हर विषय की जो कि टेट, सुपर टेट, सीटेट में पूछे जाते हैं, लगभग सारे विषयों की क्लास यहाँ पर संचालित की जा रही है। यहाँ से आप ज्यादा से ज्यादा लाभ लेने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।